हेलो दोस्तों, हम अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन सीख रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ लेता हूँ। लिखा है, मंजू, प्रभा और मीना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:3:2 है। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करना चाहती है। इसलिए उन्होंने अपनी पेढ़ी की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित माहिती से पेढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। हमें यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है और पुनः मूल्यांकन के बाद की पक्की तलपट भी तैयार करनी है। जो पक्की तलपट है वो हम चैप्टर नंबर 5 और 6 में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा मेन फोकस रहेगा पुनः मूल्यांकन खाता। ठीक है, हमें नीचे अतिरिक्त 7 माहिती दी गई है जिसे हमें सोल्व करते हुए पुनः मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुनः मूल्यांकन खाता बना लेता हूँ। तो यहाँ मैंने पुनः मूल्यांकन खाता बना लिया है, मंजू, प्रभा और मीना की साझेदारी पेढ़ी का पुनः मूल्यांकन खाता। तो मैं डायरेक्ट पहली समायोजन पढ़ लेता हूँ। जमीन मकान की कीमत में 25% से वृद्धि करनी है। हमें क्या करनी है? वृद्धि करनी है। जमीन मकान की पुरानी कीमत 1 लाख है। अगर हम वृद्धि करेंगे तो हमें लाभ होगा। 1 लाख का जब आप 25% निकालोगे तो हमारे पास 25,000 आता है, जिसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? जमा पक्ष में। तो यहाँ मैं लिखूंगा जमीन खाते 25,000। नॉर्मल समायोजन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब करा है तो आपको ये सब आ जाएगा। ठीक है, दूसरी समायोजन लिखिए, फर्नीचर की कीमत 10% से घटाई है। फर्नीचर की कीमत में 10% कमी करनी है। फर्नीचर की कीमत हमारे पास कितनी है? 30,000। 30,000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 3,000। हमें कमी करनी है, इसका मतलब हमें उधार पक्ष में लिखना है। फर्नीचर खाते 30,000 का 10% 3,000। ठीक है, इस प्रकार आगे लिखा हुआ है, यंत्रों की कीमत 80% रखनी है। अभी हमारी कीमत कितनी दी गई है? 100%। अगर हम 80% रखेंगे इसका मतलब हमें कितने परसेंट कमी करनी है? 20%। तो अब कमी करनी है, उसको भी हम कहाँ लिखेंगे? उधार पक्ष में ही। यंत्र खाते, हमारे यंत्र की पुरानी कीमत 50,000 है। अगर 20% कमी करेंगे तो कितनी आएगा? 10,000। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अब यंत्र की हमारी कीमत कितनी रह गई है? खाली 80%। ठीक है, हमने 20% क्या कर दी? कमी कर दी। इसका मतलब हमने 10,000 की कमी कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आया होगा। आगे लिखा हुआ है, अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 5,000 अधिक है। यदि आप अंतिम स्टॉक की कीमत देखें तो 40,000 है, बट उसमें से 5,000 के स्टॉक की कीमत कैसी बता रही है? अधिक। इसका मतलब है एक्चुअल में कीमत उसकी 35,000 होनी चाहिए थी, बट हम कितना लिख के बैठे हैं? 40,000। हमने अधिक बताई है ना। अगर मार्केट में उसकी प्राइस ही नहीं है, प्राइस बता रही है 35,000 और हम 40,000 बताएंगे, इसका मतलब हमारा नुकसान है। हमको कितनी कीमत बतानी है? उतनी ही जितनी बाजार में उसकी कीमत है। इसका मतलब बाजार में उसकी 35,000 कीमत है और हम कितना लगा के बैठे हैं? 40,000। इसका मतलब हमें 5,000 कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं स्टॉक खाते 5,000। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो जब भी अगर अधिक हमने कोई कीमत लगाई होगी इसका मतलब हमें माइनस करना है, और अगर हमने कोई कीमत कम लगाई है इसका मतलब हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, अगर हमने वहाँ अधिक लगाया है इसलिए हमने क्या करा? कमी करी। कमी का मतलब हमें नुकसान हुआ 5,000 का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देनदारों पर कुल 2500 की डूबतीर्ण अनामत का प्रावधान करना है। हमें देनदार पर टोटल कितनी डूबतीर्ण अनामत देनी है? 2500। बट अगर आप पक्की तलपट में देखो तो पहले से ही देनदार में से 1,000 डूबतीर्ण माइनस की गई है। ठीक है, इसका मतलब हमें थोड़ा ध्यान से सवाल करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रूल लगता है, अगर कोई डूबतीर्ण अनामत पुरानी देनदार में से माइनस करी हो तो हम यहाँ पर नई माइनस पुरानी करते हैं। नई डूबतीर्ण कितनी देनी है? हमें 2500, और पुरानी कितनी दे दी हमने? 1,000। इसका मतलब अब हमें कितनी देनी? खाली 1,500 डूबतीर्ण अनामत देनी बाकी है। ठीक है, अब 2500 दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से 1,000 दे दी है।
तो 2500 में से 1000 जब आप माइनस करोगे तो कितनी डूबती अनामत बची? 1500। तो इसका ये लेखा हमें करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डूबती अनामत खाते 2500 माइनस 1000 कितना बचा? 1500, ठीक है। इस प्रकार उधार पक्ष में इसकी एंट्री करेंगे। आगे लिखा हुआ है लेनदारों में से 3000 के लेनदारों को अब रकम चुकानी नहीं है। लेनदार हमारा दायित्व है, दायित्व को जब हम रकम चुकाते तो हमें नुकसान होता है, बट हमें यहाँ पर लेनदार को 3000 नहीं चुकाना है। नहीं चुकाएंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। अगर फायदा है तो हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा बक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा लेनदार खाते 3000 जमा बक्स में। लास्ट समायोजन, बैंक लोन पर अंतिम 3 मास का ब्याज चुकाना बाकी है। हमें बैंक लोन पर ब्याज चुकाना है। अगर आप पूंजी दायित्व पक्ष में देखो तो बिन चालू दायित्व में 12% की बैंक लोन हमें दी गई है और हमें 3 मास का ब्याज चुकाना है। तो यहाँ पर टोटल हमने 30,000 की लोन ली है, गुणे कितने परसेंट है? 12, तो 12/100। और कितने महीने का ब्याज चुकाना है? 3 महीने का। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, 30,000 गुणे 12 गुणे 3, 30,000 गुणे 12 गुणे 3। भागे कितना करना है मैंने आपको बताया, भागे करेंगे हम 1200। इन दोनों गुणा क्या होता है? 1200, तो भागे 1200। इसका मतलब हमें 900 रुपया लोन का ब्याज चुकाना है। चुकाएंगे तो हमें नुकसान होगा। पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। चुकाना बाकी ब्याज कितना आया? 900 रुपये, ठीक है। इस प्रकार हमने ये ब्याज निकाला। तो यहाँ पर हमने सभी समायोजन को हल कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएगा, इजी था। अब हम क्या करेंगे? खाता बंद करेंगे। सबसे पहले जमा बक्स का टोटल कर लें क्योंकि इसका ज़्यादा है। यहाँ पे इसका टोटल है 28,000, दोनों तरफ लिख देंगे। अब इस 28 में से सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। 28,000 माइनस 3, 10, 5, 1500 और 900, तो 7,600 हमारे पास लाभ आया है। लाभ को हम साझेदारों में बांट देते हैं। तो साझेदार यहाँ पे कौन है? मंजू, प्रभा और मीना। मंजू, प्रभा, मीना। इनके लाभ हानि के पुराने अनुपात में हम इन्हें बांटेंगे। तो क्या है? 5:3:2। इस अनुपात में इन्हें बांट देंगे। तो पहला आएगा 3800, दूसरा 2280, लास्ट 1520। तो इस प्रकार हमने इनको लाभ बांटा। अब जो पक्की तलपट हमें बनानी थी पुनः मूल्यांकन खाते के बाद की, वो हम चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे। इस चैप्टर के लिए खाली हमें इतना ही सीखना है। और वैसे भी चैप्टर नंबर 4 में से ये सब नहीं आता है। ये हम खाली चैप्टर नंबर 5 और 6 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में से केवल त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप होमवर्क में करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बचता है जिसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।